मैं जब तक अफसर रहा हमेशा ऐश के बारे में ही सोचता रहा। मेरा विश्वास, मेरा ईमान, मेरा धर्म और मेरी इंसानियत सब ऐश परिस्थिति में डूबी रही। लेकिन एक घटना ने मुझे ऐसा शर्मिंदा कर दिया कि जब भी वह घटना याद आती है मैं सिहर उठता हूँ। और हुआ यह था कि मैं उस दिन पत्नी के बार बार कहने पर उसके साथ बाजार तक चला गया था। मैंने जैसे ही कार शॉपिंग सेंटर के बाहर रोकी, मेरी कार के पास एक औरत आकर खड़ी हो गई। मैं जैसे ही कार से उतरा वह मेरी ओर लपकी। मेरे देखते ही देखते एकदम से झुककर उसने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। अरे अरे, कौन हो तुम? यह क्या कर रही हो? पीछे हटो, मैंने पीछे हटते हुए कहा। क्या बात है बहन? मेरी पत्नी ने पास जाकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। औरत ने एक बार मेरी पत्नी की ओर देखा, उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर वह याचक दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मुझे लगा यह कोई मांगने वाली है। इस तरह के बाज़ारों में मांगने वाले घूमते ही रहते हैं, लेकिन यह औरत उनमें एकदम अलग लग रही थी। उसने साफ सुथरी साड़ी बड़े सलीके से पहन रखी थी। उसने आंखों तक घूंघट भी कर रखा था। देखने में भी ऐसी खूबसूरत थी कि किसी भी मर्द का दिल आ जाए। अगर वह याचक दृष्टि के बजाय मुझे प्यार भरी दृष्टि से देख रही होती तो मैं बिना सोचे समझे उस पर मर बैठता। उसका चेहरा काफ़ी आकर्षक था। रंग भी गोरा था, लेकिन पत्नी के साथ होने की वजह से चाह कर भी मैं उसकी ओर ज़्यादा देर तक नहीं देख सका था। लो, ये रख लो। पत्नी की इस बात पर मैं चौंका। वह 5 रुपए का नोट उस औरत की ओर बढ़ाते हुए कह रही थी, इसे रख लो और हमें जाने दो। औरत बिना रुपए लिए पीछे हट गई। पत्नी ने कई बार कहा तो उसके हाथ जोड़कर इनकार करने में सिर हिला दिया और याचक दृष्टि से मुझे इस तरह ताकती रही जैसे कह रही हो कि मेरी हालत पर दया करो। मुझे लगा कि शायद वह भीख मांगने का नया तरीका है। शायद वह 5 रुपए से ज़्यादा चाहती है। इसलिए मैंने उसे दुत्कारने वाले अंदाज में कहा, हट सामने से। तुम जैसे लोगों को एक पैसा नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि जो मिल जाए उसे लेकर हट जाए। अरे, आप तो नाराज़ हो गई, मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थामकर कहा। ऐसा नहीं कहते। गरीबों की हाय लेना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उस औरत ने से कहा, बहन ये लो 5 रुपए और हमें जाने दो। औरत हमारे सामने से हट तो गई, लेकिन मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रुपए नहीं लिए थे। अब दोनों आगे बढ़ गए। पत्नी ने शॉपिंग सेंटर में दाखिल होते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वे भीख मांगने वाली नहीं है। आप अफसर हैं। हो सकता है आपसे कोई काम कराना चाहती हो। मेरे माथे पर कहाँ लिखा है कि मैं अफसर हूँ? मैंने खींचते हुए कहा। आप इतने गुमनाम भी नहीं हैं। यह भी संभव है कि उसने आपको आपके ऑफिस में देखा हो। पत्नी ने कहा, देखा होगा भाई। मैंने उकताते हुए कहा, अब तुम उसे छोड़ो और अपना काम करो। थोड़ी देर बाद हम जैसे ही शॉपिंग सेंटर से बाहर आए, वह फिर हमारे सामने पहले की तरह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठ इस तरह काँप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन भावनाओं में बहकर उसकी ज़बान से शब्द न निकल रहे हों। उसे हैरानी से देखते हुए मैंने 10 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया तो उसने लेने से मना कर दिया। मैंने कहा, जब पैसे नहीं लेने तो यह नाटक क्यों कर रही हो? इस तरह बात न करें। पत्नी ने मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, बहन अगर ये कम है तो मैं और दे देती हूँ, लेकिन तुम रोना बंद कर दो। इतना कहकर मेरी पत्नी ने जैसे ही पर्स खोला उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वह जिस तरह रो रही थी उसे देखकर मेरी पत्नी काफ़ी दुखी हो गई। मुझे लगा हम कुछ देर और यहाँ रुके तो मेरी पत्नी भी रो देगी। हमारे पास से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर दृश्य को देख रहे थे, जिससे मुझे उलझन सी हो रही थी। नाराज़ होकर मैंने थोड़ा तेज़ स्वर में कहा, तुम क्या चाहती हो? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। न तुम पैसे ले रही हो और यह बता रही हो कि तुम्हें क्या चाहिए। इतने रुपए नहीं, लेकिन इसमें क्या कर सकता हूँ? पुलिस का मामला, जो कुछ करना होगा वही करेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं साहब, लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। औरत आगे बढ़ी और मेरे पैरों की ओर झुकी। तभी मैं पीछे हटकर बोला, इस तरह बार बार मेरे पैरों को मत पकड़ो।
यह ठीक नहीं है। बात तुम्हारे पति की है तो वह निर्दोष होगा तो अदालत से छूट जाएगा साहब। पता नहीं अदालत कब छोड़ेगी। अगर आप चाहें तो 5 मिनट में छुड़वा सकते हैं, लड़के ने धीमी आवाज़ में कहा। हमारे ऊपर दया करें साहब, हमारा और कोई नहीं है। वह औरत इस लायक थी कि उसे ऑफिस बुलाया जा सकता था। वहाँ उसे इत्मीनान से बात भी की जा सकती थी। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड लड़के को देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड है, तुम इन्हें लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ, शायद मैं तुम्हारा काम करा सकूं। दोनों के जाने के बाद मैं ऑफिस के कामों को निपटाने लगा, लेकिन मन में जो लड्डू फूट रहे थे वे मुझे उलझाए हुए थे। ठीक 4 बजे मैं अपनी कार से अमर कॉलोनी के बस स्टॉप पर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उस औरत को अपनी ओर आते देखा। जालिम की चाल दिल में उतर जाने वाली थी। थोड़ी देर में उस सुंदर चीज़ को पहलू में लिए मैं उस फ्लैट की ओर जा रहा था जो मैंने अपनी अय्याशियों के लिए ले रखा था। मेरी कार हवा से बातें कर रही थी। पूरे रास्ते न तो उस औरत ने होठ खोले और न ही मैंने कुछ कहा। फ्लैट में पहुंचकर पहले मैंने अपना हलक गिला किया, जिससे मज़ा दोगुना हो सके। जब अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा तो मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे कतई विश्वास नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार है। तुम अपने प्यार को जेल जाते नहीं देख सकती थी। मैं अपनी बातें कह रहा था और वह किसी पत्थर की मूरत की भांति निश्चल बैठी फर्श को ताके जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर खींचा तो वह एकदम से बिस्तर पर गिर गई। गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसका यह अंदाज काफ़ी पसंद आया। अगले दिन शाम को 7 बजे के करीब जब मैं घर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वह औरत, एक आदमी और मेरी पत्नी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही वह आदमी उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आकर मेरे पैर छू लिए। मैंने एक नज़र औरत पर डाली। वह नज़रें झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने उस आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखों में मेरे प्रति आभार के भाव थे। वह मुझे बार बार धन्यवाद दे रहा था। वह कह रहा था, साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मेरे अंदर उसका सामना करने का साहस नहीं रह गया था। मैं उसे पीछा छुड़ाकर घर में जाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने पीछे से कहा, कहाँ जा रहे हैं, ज़रा इधर तो आइए। यह बेचारी कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपने इसका काम कराकर बड़े पुण्य का काम किया है। आपकी वजह से मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पलट कर एक नज़र पत्नी की ओर देखा। वह सचमुच बहुत खुश दिख रही थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कहकर मैं तेज़ी से दरवाजे में घुस गया। बेडरूम में पहुंचकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद पत्नी मेरे कमरे में आई और बेड पर बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता है, वह बेचारी गूंगी थी, इसलिए वह हमें नहीं बता पा रही थी कि उस पर क्या जुल्म हुआ था। इसलिए आभार व्यक्त करने के लिए वह पति को साथ लाई थी। वह कह रहा था कि अगर उसे जेल हो जाती तो यह बेचारी कहीं की नहीं रह जाती। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। अब मुझ में इससे अधिक सुनने की ताकत नहीं रह गई थी। मैं अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए तेज़ी से उठा और बाथरूम में घुस गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें मजबूरी में किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।